नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। आज बिहार के चुनाव पर एक किस्म का फाइनल डिस्कशन। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी। मैं हूं पिनाज त्यागी और बिहार के मुकाबले की आखिरी घड़ी आ गई है। तो अब तक जितने भी एग्जिट पोल हैं, कल वो एग्जिट पोल साबित होंगे कि नहीं, वो पोल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये एक लास्ट मिनट डिस्कशन है कि फाइनली कौन कौन अपने क्या क्या अनुमान लगाने जा रहा है। सौरभ नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो हम आपको ये बताएंगे कि अनुमान क्या बता रहे हैं, कौन सी जाति किधर जा रही है, कौन सा मुद्दा है जो फील्ड पर सबसे ज्यादा चला है, नीतीश कुमार का चेहरा काम आया है या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर देखने को मिली, तेजस्वी यादव कौन सा नैरेटिव है जो जनता के बीच में लेकर गए, क्या तेजस्वी यादव का रोजगार वाला मुद्दा चला है, क्या बता रहे एग्जिट पोल। अगले कुछ घंटों में आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको दिखाएंगे बिहार की बिग पिक्चर। प्राची की बातों को ज्यादा गंभीरता से लीजिएगा। एक महीना बिहार रह के आ रही हैं अभी ये, 15 घंटे का वक्त बाकी है। बस काउंटिंग से पहले किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल, मतलब क्या अभी लग क्या रहा है। इतने सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं इन 243 सीटों के, इतने अनुमान आ चुके हैं कि आज अपने मेहमानों के साथ मिलकर उसमें से थोड़ा सा हम छटाई करेंगे कि कौन सा जो है कल सच साबित हो सकता है। अजीत द्विवेदी जी, अनंत विजय जी, मेट्राई से मनोज कुमार जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज देखें, खास बात जो है इन एग्जिट पोल्स की, अगर आप एनडीए को देखें तो मिनिमम सीट एनडीए को जो अगर किसी ने दी है तो वो 130 सीट दी है मिनिमम। मैं 10-12 एग्जिट पोल देख लिया उसके बाद कह रहा हूं। और महागठबंधन को मिनिमम सीट मिली है 40। ऐसा भी एक सर्वे है जिसने कहा 40 सीट के ऊपर महागठबंधन नहीं बढ़ेगा। और एनडीए की मैक्सिमम सीट 130 मिनिमम है, तो मैक्सिमम तक कोई गया है तो 190 तक गया है। तो रेंज देखिए कितनी है, 130 से 190। लेकिन इसमें पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर ये है कि हर सर्वे इसका मिनिमम भी जो है बिहार के मैजिक नंबर 122 से ऊपर है। मतलब सब पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार कल बननी ही चाहिए, ऐसा लगभग हर पोल का कहना है। मिनिमम 130, मैक्सिमम 190। महागठबंधन को मेरी नजर में एक पोल शायद कोई आया था, लेकिन चूंकि वो हर बार सर्वे में आने वाले नामों में से एजेंसी में नहीं था, तो उसको अगर आप छोड़ दें, जितनी पॉपुलर एजेंसी हैं या जितनी भी एजेंसियों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, उसमें अधिकतम अगर किसी ने कोई सीट दी है तो वो 110। तो मैक्सिमम में भी महागठबंधन सरकार बनाने के पास नहीं दिख रहा, उससे 12 सीट नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जिट पोल की कहानी है। अगर ऐसा है तो कल अगर महागठबंधन का नंबर बढ़ जाए, मान लें 122 के ऊपर चला जाए, तो ये सारे एग्जिट पोल गलत होने पड़ेंगे, सब के सब गलत होने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। तो कल अगर कुछ हो जाए तो, लेकिन फिलहाल वो फिर ऐसा होता है कि वो मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती है, जो कभी हुई है, कल हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अभी तक एग्जिट पोल में ऐसा कहीं इशारा मिल नहीं रहा। बिल्कुल सौरभ, आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी आप देखिए कि जब भी इस तरह की कुछ होता है कि टर्न अराउंड होता है, तो एक या दो एग्जिट पोल तो कम से कम ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम तक जा रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी एग्जिट पोल यहां हम अपने सामने दिखा रहे हैं दर्शकों को स्क्रीन पर, उसमें भी कमोबेश एक ही चीज निकल कर आ रही है कि एडवांटेज एनडीए है और बहुत क्लियर कट एडवांटेज है। कहीं पर कांटे की लड़ाई भी जिसे कहें वो भी नहीं नजर आ रही। और अगर फर्दर बिग पिक्चर उसको डेवलप करें तो अगर सबसे ज्यादा अगर कहें कि यहां पर किंग साबित हो रहे हैं तो वो नीतीश कुमार है। जी हाँ, बिल्कुल। और तो आज इन 243 सीटों का जो रुझान है वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल्स की बात होगी, पार्टी वाइज भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी पार्टी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रह सकती है और कौन सा कितना शेयर किस पार्टी को जा रहा है। क्या नीतीश कुमार नंबर 1 होंगे या नंबर 2, 3 जो वो पहले कभी रहे हैं। बीजेपी कहां होगी, बीजेपी भी नंबर 2, नंबर 3 रह चुकी है, नंबर 1 नहीं बनी है। क्या नंबर 1 पार्टी बीजेपी नहीं बनी ना सर, नंबर 1 पार्टी बीजेपी नहीं बनी ना। हाँ, तो नंबर 1 पार्टी क्या बीजेपी बनेगी। तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी रहे हैं, पिछले में चुनाव में नंबर 1 पार्टी थे, क्या वो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या नंबर 5 भी हो सकती है, क्या चिराग पासवान से कांग्रेस पार्टी का मुकाबला हो सकता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि एक किसी सर्वे ने अगर अधिकतम, मुझे याद है तो एक्सेस में इंडिया नहीं दिया है कि वो पिछले के आसपास रह सकते हैं 19-20 सीट। कांग्रेस की बात है ना, 19-20 सीट रह सकती है अधिकतम। एक्सेस में इंडिया नहीं दिखाया, वरना बाकी 10-12 इसकी रेंज में जो है दिखा रहे हैं। और यही 9-10 चिराग पासवान की पार्टी को भी किसी सर्वे ने दिखाया। तो टक्कर वहां सोचिए आप, चिराग पासवान की पार्टी जो 29 सीट लड़ी है उसकी टक्कर कांग्रेस पार्टी जो 61 सीट लड़ी है उसके साथ हो सकती है जब हम नतीजा देखें तो। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही साथ हम बात कास्ट की
अभी भी करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कास्ट के हिसाब से कौन बाजी मार रहा है, और हम ये जानेंगे कि जिन सीटों पर बाहुबलियों का दबदबा है, जो खानदानी सीटें हैं, वहां कौन जीत रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। आपको बताते हैं ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, इन एग्जिट पोल की बिग पिक्चर क्या है, क्योंकि अभी तक जितनी भी एग्जिट पोल हैं 110 से नीचे एनडीए नहीं जा रहा है, और ये जो महागठबंधन की अगर बात करें तो 110 से ऊपर महागठबंधन हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये है फिलहाल एग्जिट पोल की बिग पिक्चर। अब कल नतीजे आएंगे, जनता ने मैंडेट ईवीएम में तय कर दिया है। ये जब ईवीएम खुलना शुरू होंगी तब जाकर आपके सामने आएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है, बिहार का मैंडेट किसके साथ है, और नीतीश चुने जाते हैं या तेजस्वी। तो चलिए एग्जिट पोल की बात करें तो आज जो एग्जिट पोल आए, नए एग्जिट पोल, उनकी बात कर लेते हैं। वोट वाइब का एग्जिट पोल की चर्चा करते हैं। वोट वाइब लगातार बिहार के इलेक्शन को पिछले कम से कम 6 महीने से ट्रैक कर रहा है, और इनके अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये भी बिहार में एनडीए सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। इनके मुताबिक, यानी वोट वाइब के मुताबिक, एनडीए को 125 से 145 सीटें आ सकती हैं और महागठबंधन को मिल सकती हैं 95 से 115 सीटें। तो ये है आपका एग्जिट पोल वोट वाइब का, और इसको अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में जानना चाहें तो एनडीए 135, महागठबंधन 105, जनसुराज 1 और अन्य 2। ये है वोट वाइब का सर्वे। तो ये अहेड बता रहे हैं, और तकरीबन 30 सीट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में। वोट वाइब, मुस्कुरा रहे हैं जीत जी, ये वोट वाइब बता रहा है 135 से 105। नहीं, अच्छी बात, हम लोग बात करते रहे हैं उनके साथ लगातार, पहले भी उनकी चर्चा हुई है, लेकिन कई सर्वे तो ऐसे, एक सर्वे तो कम से कम ऐसा जो 209 दे रहा है। आपने तो 190 की ही बात कही, एनडीए को 209 भी दे रहा है एक एग्जिट पोल जो है। तो ये पहले भी हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं। हम वहीं से बात शुरू करते हैं इसमें कि जो फॉर्मेशन है एनडीए का, और उसके पहले एक हम लोग हिंदी में उसको, गणित में हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक सिद्धांत है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो 3 कोण है, 3 भुजाएं हैं बिहार में, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। इन 3 में से जब कोई भी 2 मिल जाएंगे तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, कभी संदेह नहीं रखना चाहिए, और कभी हुआ नहीं आज तक। जब नीतीश कुमार गए आरजेडी के साथ तो वो जीते, जब वो बीजेपी के साथ आए तो ये जीते। तो वो जिसके साथ 2 लोग रहेंगे, जिस तरफ 2 लोग रहेंगे, उसका योग तीसरे से बड़ा होगा। इस बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जनता दल यू और बीजेपी दोनों एक साथ हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार साथ में है। ये पिछली बार की आज हम एक बड़ी कॉलमनिस्ट का भी आर्टिकल पढ़ रहे थे, दूसरे लोगों का भी पढ़ रहे थे, हर आदमी कहता है कि 12,000 वोट का फर्क रहा। लेकिन जो 23-24 लाख वोट चिराग पासवान ले आए, उसका क्या, एक तो फर्क उतना बड़ा हो जाएगा अगर वो जुड़ जाएंगे तो 23 लाख वोट से एनडीए आगे निकल जाए। हम अगर एग्जैक्टली उसको नहीं भी जोड़ें तब भी वो जो 5.66% उनको वोट मिला था, उसका मेजोरिटी वोट एनडीए के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वो वोट चिराग पासवान का था और भारतीय जनता पार्टी का भी था। वो वोट आकर के एनडीए से जुड़ेगा, और 43-44% तो ऐसे ही पहुंच रहा है। और जब वो वोट जुड़ेगा तो सबसे बड़ी पार्टी जो बिग ब्रदर के ऊपर लगातार सवाल उठने लगे थे, वो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कयास खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 30 सीटें एटलीस्ट, बाकी तो 34-35 की बात होती है, उतनी सीटें उन्होंने हरवा दी थी जेडीयू को। तो वो सीटें अपने आप उसको ऐड कर लीजिए और नीतीश कुमार फिर सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगे। लेकिन खाली वो फैक्टर नहीं है इस बार नीतीश कुमार के साथ, उस पर हम लोग फिर आगे जब इस चर्चा आगे बढ़ेगी तो बात आएगी। हम चुनाव के बाद, मतदान के बाद, सौरभ जी, जितने लोगों से मेरी बात हुई, ऐसी सीटें जिन सीटों पर हम लोग मान रहे थे कि जेडीयू हार रही है या महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, वोट के बाद लोगों ने कहा कि उन सीटों पर भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट की स्थिति सुधर गई है, बीजेपी की नहीं सुधरी है। मतलब आखिरी टाइम वोटिंग में जाते जाते जो इनविजिबल वोटर है, जो ऐसा वोटर जो बोलता नहीं है और चुपचाप जाके लाइन में लग के वोट देता है, उसने नीतीश कुमार को जाकर रीडिंग ये कहती है सर, जब आप घूमते हैं, आप जब पोलिंग बूथ्स पर जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल बात नहीं करते, और कुछ हैं जो एग्रेसिव बात करते हैं, और जो एग्रेसिव बात करने वाले हैं वो मोस्टली आरजेडी के हैं, वो मोस्टली महागठबंधन के हैं, जो रोजगार की बात करेंगे, जो आपको कहेंगे कि बेरोजगारी है, जो कहेंगे कि महंगाई है। लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो चुपचाप सुनेगा, और आखिर में जब आप उससे पूछें कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, काम तो हुआ है, आप उससे पूछे क्या हुआ, खाने को दे रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना, और जो खाने को देगा हम तो उसी के साथ जाएंगे। तो बिग पिक्चर ये है कि साइलेंट वोटर जो है वो एनडीए के साथ कम से कम नजर आ रहा है। आबादी बहुत बड़ी है, तादाद बहुत बड़ी है। जैसे हम एक सीट के बारे में सौरभ जी आपको बता दें, इंटरेस्टिंग सीट है, आगे आप लोग उस पर चर्चा करिएगा ही, उसका नाम आएगा तो हम नाम भी बताएंगे। वहां कहा लोगों ने कि भूमिहार का वोट है 80,000 और 50,000 पोल हुआ है,
उसमें से इतना इनको मिल गया है। हमने कहा कि बाकी 1,35,000, वहाँ 1,84,000 टोटल वोट पोल हुआ, हमने कहा कि बाकी 1,34,000 वोट, तो वो 1,34,000 वोट में से 1,00,000 वोट ऐसे लोगों का है जिनको कोई काउंट नहीं करता है, जिनको लोग समझते हैं कि ये भाई चुनाव भूमिहार के इर्द गिर्द है, धानुक के है या यादव के है या कोयरी कुर्मी के इर्द गिर्द है। भाई वो जो 80 जातियां ईबीसी में हैं उनका वोट, जो दलित का वोट, तो ये 1,00,000 वोट एटलीस्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा पोल हुआ है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौरभ जी 1,00,000 से ज्यादा महिला का वोट पोल हुआ है। देखिए अब आप जातियों की बात आप दिलाई, महिला वाला तो खैर फैक्टर है और हर सर्वे कह रहा है कि महिला का वोट, कोई कह रहा है 3%, कोई कह रहा है 5%, कोई कह रहा है 15%। आपने तो मेरे ख्याल से 20-25% बताया, ज्यादा वोट जो है वो नहीं 7% मैंने बताया था। महागठबंधन से ज्यादा पड़ा है। महागठबंधन में तो कई आपने बताया, मैंने बताया था कि 37% उनको मिलेगा और हम लोग 48% तक आएंगे। 11% का डिफरेंस आएगा वोट। और उसके कारण भी हमने बताया था कि महिलाओं का इस बार पूल ज्यादा हुआ है। उधर से एलजेपी ने जो इनके साथ आए हैं और आरएलएम ने जो साथ आए हैं, ये सब मिलकर एक फैक्टर बनेंगे कि जो पिछली बार जेडीयू का भी कटा था वोट, वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये सब मिलकर 48। देखिए इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी जीत भी नहीं मिलेगी। गैप तो चाहिए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जो बहुत सारे सर्वे में देख रहा था मैं, बड़ा वो भी था कल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, आज मैंने ट्वीट भी देखा हूं कि मेरे मैथ गड़बड़ हो गए हैं, पता नहीं चल पा रहा कि मैं किस पे उस पे जाऊं। तो क्या है कि हमें वोट मिल कहां से, आर्ट्स पढ़ेंगे तो मैथ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो वोट आ कहां से रहा, आखिर एनडीए को पसंद करने वाले कौन है? तो मुझे कोई नहीं मिला ये बताए कि आरजेडी के साथ ऐड कौन सा वोट हुआ। अच्छा सर, वो अब एनडीए के साथ ऐड का एक एक करके अभी आपके सर्वे पे तो आना ही पड़ेगा, आएंगे ही, उसमें तो बात करेंगे। मैं वोट वाइब के सर्वे की चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, अजीत जी ने जो बातें कही, देखिए उसमें 2-3 चीजें जो हैं वो अटल सत्य हैं बिहार के। जैसे आपने कहा जहां नीतीश कुमार गए वो गठबंधन कभी नहीं आ रहा, तो अगर कल मतलब 14 तारीख को काउंटिंग के बाद अगर महागठबंधन जीतेगा तो ये भी एक बिहार के चुनाव में एक रिकॉर्ड होगा पिछले 20 साल का कि नीतीश जहां नहीं था वो जीत गया। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पहली बात तो ये, और उसमें कौन कौन वोट जुड़ेगा वो उन्होंने बता दिया। दूसरा महिला वोट वाली बात थी कि महिला वोट जहां जुड़ेगा, जहां पिछली बार जो चिराग पासवान नहीं थे वो वोट जहां जुड़ेगा, उसके बावजूद कोई उलटफेर हो जाना, तो इसके लिए बहुत सी चीजों को गलत होना पड़ेगा। इसके लिए मतलब सारी रीडिंग ही बिहार की चुनाव की उल्टे सर के बल आनी पड़ेगी, तब जाके वो बात सत्य होती दिखती है। अब वोट वाइब सीट दे रहा है 135 से 105। वोट शेयर देखिए कितना अंतर बता रहे हैं ये। एनडीए को बता रहे हैं 45.3% और महागठबंधन को बता रहे हैं 41.9, 3.5% वोट का अंतर। वोट सर 3.5% का गैप और सीट में 30 सीट का गैप, ये ऐड होता है दोनों। हाँ, मोटे तौर पर इतना ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप 6% वोट शेयर का अंतर नहीं होता है तब तक लैंडस्लाइड नहीं हो सकता है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए तो जहां जहां 6% का गैप हुआ है, मतलब इनकम्बेंट पार्टीज में और जो उनके विरोधी पार्टी है, उसके आधार पर ही लैंडस्लाइड होता है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सौरभ जी हम लोगों को चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इतना शानदार चुनाव कराया है बिहार के इतिहास में। अजीत जी बैठे हैं यहाँ, अवधेश जी भी हैं, पहली बार कोई रीपोलिंग नहीं हुआ है किसी बूथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इसको देश की जनता को बताना चाहिए, क्योंकि हम तमाम लोग चुनाव आयोग पर हमलावर रहते हैं कि इसने ये बेईमानी कर दी, इसने ये चोरी कर लिया, ज्ञानेश गुप्ता हो गए। तो आज अवसर है कम से कम चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उसने बिहार जैसे डिफिकल्ट स्टेट में, डिफिकल्ट में जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि वहां बाहुबली बहुत लड़ते हैं, और एक भी बूथ पर रीपोलिंग का आदेश नहीं हुआ। और जो लोग सेशन की बात करते हैं, लेकिन आनंद जी ऐसा लगता नहीं कि बधाई कुछ मिलेगी, क्योंकि अगर यही एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो फिर सर से लेकर ईवीएम सब कुछ फिर से पिटारे से निकलेगा, फिर से आरोप प्रत्यारोप जो है निकल कर आएंगे। पिनाक जी, उसके संकेत तो मिलने लगे हैं। आप याद करिए लोकसभा चुनाव के पहले जयराम रमेश जी का बयान, और आप याद करिए कल तेजस्वी जी का बयान क्या कह रहे हैं। दोनों ने अफसरों की बात की है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये सिर्फ अफसरों को अर्दब में लेने का माहौल बनाया जा रहा है कि इसके एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर आप लोग दबाव में आ जाइए। यही जयराम रमेश जी ने कहा था कि सारे अफसर को फोन करके कहा जा रहा है, गृह मंत्री फोन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये अफसरों की लड़ाई नहीं है, इन नेताओं को समझना पड़ेगा। ये जनता की लड़ाई है, ये वोट की लड़ाई है। अफसर कुछ नहीं कर सकते, 2-4 सीटों का इधर उधर कर सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जनता ही अगर आपके पक्ष में नहीं है। अब आप बताइए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी में तुलना हो रही है।
29 और 61, 118 साल की पार्टी और बड़ी मुश्किल से अभी 2, 2.5, 3, 4, 5 साल की पार्टी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए और आरजेडी, आप लोग पूछ रहे हैं ना सर, आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐड हुआ। अरे जब महागठबंधन की बात करिए तो पूछिए कि लंगड़ा घोड़ा कौन है उसमें। नहीं, वो तो सभी को मालूम है ना। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी डुबाया था, इस बार भी अगर आरजेडी को पीछे खींचेगी तो कांग्रेस पार्टी ही खींचेगी। ठीक है, कहां है राहुल गांधी पता है आपको? मैंने सर एक देश का नाम वो भूल रहा हूं, मैं आया था। मतलब देश में है कि नहीं है? मस्कट, किसी ने कहा मस्कट, पता नहीं भाई, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कहां है विपक्ष के नेता। लेकिन जो बात पिनास कह रही थी ना सर, मुझे लगता है वो उसको हमने उतनी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैंने आज 3 स्टेटमेंट ऐसे देखे हैं। ये सब एग्जिट पोल से जुड़ी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा वो अधिकारी को दबाव में लेने के लिए एग्जिट पोल हो रहा है, अरे हम तो गोली भी खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है कि मैंने चुनाव जाके देखा, कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर इतनी सीटों से ज्यादा भाजपा को आ जाती है तो मतलब ईवीएम में और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। और पप्पू यादव का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? पप्पू यादव ने कहा अरे जी के क्या करेंगे अगर अधिकारी लुट जाएगा तो, गोली खा लेंगे इस बार। ये सारी तैयारी है, अगर रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता तो। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं सर, ऐसे बयान पहले नहीं आते थे। सर आप बताइए, आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह। हाँ बिल्कुल, सुनील सिंह ने बजाबता मीडिया के सामने आकर के कहा कि लोग सड़क पर उतर जाएंगे और बिहार नेपाल बन जाएगा। ये बात उन्होंने कही, आज कही बिहार इसी चुनाव से पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने ये भी कहा है कि या तो अधिकारी बाहर आएंगे या हमारे जो है लोग बाहर आएंगे, दो में से कोई एक ही बाहर आएगा। तो देखिए एक भयानक परिस्थिति निश्चित रूप से जंगल राज की छाप वो हटा नहीं पा रहे हैं, फिर उसी की धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये तो जंगल राज में तो इतना था कि कोई भी कुछ कर लेता था। जंगल राज का मतलब था कि कानून व्यवस्था नहीं है। किसी को किसी टीचर के बच्चे से 10,000 रुपया चाहिए तो उसके बच्चे को उठा लिया कि 10,000 दो तो छोड़ देंगे। यहां तो ये है कि भाई हम शक्तिशाली हैं, हम विपक्ष में भी हैं, हमारे पास ताकत है, तो उसकी बदौलत हम चुनाव को छीनने की कोशिश करेंगे। वोट चोरी के बदले यह है कि वोट छीनने की, परिणाम छीनने की कोशिश करेंगे। ये धमकी वही कहा जा रहा है, क्योंकि आपने वहां देखा है। जो मैं तो अभी इसको बोल रहा था कि किसी सर्वे से ज्यादा तो 5 लाख से ज्यादा तुम्हारा लोगों से कांटेक्ट हुआ है, जितने लोगों से तुम गए हो। कल आ गई 130, 140 जो भी मान ली एनडीए को आ गए, एनडीए जीत गया, आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं देखिए, आपके हिसाब, मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता के विरुद्ध जाने का मतलब है कि आगे के चुनाव भी अपने को रिजेक्ट करवाने के लिए पूरी तरह तैयार होना, क्योंकि लोगों ने जाकर के वोट दिया है। और आनंद जी ने अच्छी, मेरे भी ध्यान में नहीं था कि जब किसी विपक्ष ने भी नहीं कहा कि यहां गलत पोलिंग हुआ है, यहां आप रीपोलिंग कराइए, या एसआईआर के समय मतलब 10,000 लोग भी निकल के नहीं आए कि 10 लोग भी नहीं आए कि हमारा नाम काटा गया है, इसका मतलब लोग साइलेंटली जो है आराम से वोट दे रहे थे। तो बिहार में एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश जो हुई है, और उसके पहले से ये तैयारी चल रही थी राहुल जी की, और बाहर गए हैं तो सारी शक्ति लेके आएंगे। उसके बाद एक हाइड्रोजन बम आने वाला। एक चीज और अवधेश जी की बात में हम ऐड करें, जो आज किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, आज राष्ट्रीय जनता दल ने एक अधिकारियों की सूची जारी की है, और ये उन अधिकारियों की सूची है जिसमें कहा गया कि ये वो अधिकारी हैं जिनके रहते पिछले चुनाव में कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ और एनडीए के लोग जीते इन अधिकारियों के रहते। और वो अधिकारी आज कहां पोस्टेड हैं ये बताया गया, और ये अपने लोगों को कहा गया कि उन अधिकारियों पर नजर रखिए, क्योंकि ये अधिकारी पिछली बार जहां थे वहां कम अंतर से पब्लिकली जारी की गई, पब्लिकली लिस्ट जारी की गई है। पुलिस का भी नहीं, पुलिस का भी, और झारखंड से पुलिस क्यों नहीं मंगाई गई? मेरे ये जो बात हो रही है कि पहले कहा था, लेकिन ये तो अभी चुनाव को लेकर के ये तो बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अधिकारियों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, मतलब परिवार के लिए, उन अधिकारियों के लिए। और ये जो कह रहे हैं ना अवधेश जी की, ठीक है, जनता के खिलाफ जाकर के वो लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार के साथ जो सैकड़ों हजार लोग जुड़े रहते हैं, उनके इमोशंस जुड़ जाते हैं, और वो फिर उनको भड़काना बहुत आसान होता है। इंस्टिगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर कल आप कुछ ना करें, खुद ब खुद इंस्टिगेट हो जाएगा। ये डेटा जो एक डेटा पिनास, क्योंकि हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे थे प्राची भाई, ये जितने एग्जिट पोल मैंने देखे लगभग सब में, क्योंकि सबने जाति का दिया, ये जाति का रुझान उधर, तो मैं एक सैंपल कोई वोट वाइब का है तो वही पढ़ दे रहा हूं। अगर हर कोई यही बता रहा है तो ये बात जो चुनाव लड़ रही पार्टी उसको तो पता ही होगा ना कि मुझे कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अब
वोट वाइब कह रहा है सवर्ण वोट 64% एनडीए, 18.5% महागठबंधन, 8.5% जनसुराज। माना जा सकता है जनसुराज को भी कुछ, क्योंकि वो दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं 74.5% महागठबंधन, 19.5% एनडीए। तो यादव भाई 20% छिटका, 1/5, तो इधर तो आई, इतना तो आ ही सकता है, 1/5 तो आ ही सकता है। अन्य ओबीसी ईबीसी एनडीए 57.5%, महागठबंधन 23%। अन्य ओबीसी ईबीसी अपने आप में 50% से ऊपर आबादी होगी ना सर, है 50% के ऊपर आबादी हो गई ना, तो वो अगर उसका 57.5% है तो फिर नेचुरली टिल्ट होगा चुनाव शोर। दलित आदिवासी 59.8%, 20% दलित आबादी जिस प्रदेश में हो उसका 60% वोट एक तरफ अगर जा रहा है, कंसोलिडेटेड वोट है, क्या नहीं शिफ्ट होगा चुनाव उधर। मुस्लिम वोट 79.1% महागठबंधन, 12.3 महागठबंधन एनडीए, 12.3 भी बेटर है इनके लिए। पिछली बार मेरा 8-9% रहा होगा। सर ये तो ये एक्चुअली नीतीश को लेकर मुसलमानों का वोट आ रहा है, कुछ मुसलमान वोट भी बढ़ रहा है एनडीए की तरफ। मैं एक किस्सा बताती हूँ सर, जब मैं मुस्लिम के बीच में जा रही थी और जब मैं उनसे बात कर रही थी तो एक भी मुसलमान मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नीतीश ने काम नहीं किया। एक भी मुसलमान मुझे ये नहीं मिला जो कहे कि हम नीतीश से नाराज हैं, हम नीतीश के साथ नहीं जा सकते या नीतीश भेदभाव वाला काम करता है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि वो गलत लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ मुझे ये भी मिले जो ये कह रहे हैं कि गलत मुद्दा बना रहे हैं, वक्फ का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए नीतीश ने काम किया, हम नीतीश को वोट देंगे। तो ये जो 12% वाला हम आंकड़ा देख रहे हैं, नीतीश के दम पर, नीतीश के चेहरे पर शायद आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान साथ हैं, वो बात करते हैं, बुराई नहीं करते। अगर वोट भी नहीं दे रहे तो वो नाराजगी नहीं दिखाते, वो ये नहीं कहते हम नाराज हैं, वो कहते हैं नीतीश ने हमें बहुत दिया है, नीतीश ने हमारे लिए बहुत काम किया है। और नीतीश का जो फैक्टर है मनोज जी, अगर आपने जो कहा कि जो एक्स्ट्रा परसेंटेज जो आया है, जिसने एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कराने की स्थिति करने की पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीतीश फैक्टर ही है। आपने उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी जब आपने उनको पर्सनल अटैक करना शुरू किया, उनकी सेहत को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, और उनके लिए सिंपैथी क्रिएट कर दी, और यही फैक्टर शायद काम भी कर गया। मैंने 2-3 बातें पिछले कई डिस्कशन में बोला था कि नीतीश का जो सबसे कमजोर कड़ी आप बनाना चाह रहे थे वो सबसे मजबूत कड़ी बन गई। आपने जिस चीज को बनाया, और एक आज मैं बोल दे रहा हूं, एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने नीतीश की तारीफ की तो हम लोगों ने उनको छेड़ना चाहा कि इनके अंदर से बात को निकाले। तो हम लोगों ने कहा कि भाई लोग कहते हैं कांग्रेस और ये पार्टी के लोग कि भाई उनके तो दिमाग नहीं काम कर रहे हैं और थोड़ा सा विचलित है। तो उन लोगों का जो कमेंट था पिनाजी, उनका कहना था कि 74 वर्ष का यदि इस बूढ़े का दिमाग काम नहीं कर रहा था तो 50 साल के जो 2 नौजवान हैं उनका कौन सा काम कर रहा है। तो हम 50 साल के नौजवान पे कैसे विश्वास करें, उस 74 साल के नौजवान पे क्यों नहीं बात करें। तो ऐसे कमेंट जब आते हैं महिलाओं के बीच में तो ये शंका होती है। जैसे अब मुसलमानों की बात हुई, किशनगंज की बात बता रहे हैं, नरकटियागंज की बात है, वहां पे मुसलमानों का कहना था कि नीतीश के शासन में जो सड़क बनी थी उस पर सिर्फ हिंदू नहीं चले थे, बिजली आई तो सिर्फ उनके घरों में नहीं जले थे, हमारे घरों में भी जले थे। और हम लोग आज भी चाहते हैं कि यदि हम शांतिपूर्वक रहेंगे तो हम कुछ काम कर लेंगे। वो पलायन के ऊपर में अपना डिस्कशन बता रहे थे, पलायन के ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने बात कर लिया, बेरोजगारी के ऊपर बात कर लिए। तो गांव के अंदर में आज आगे भी ये बात करेंगे कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं क्रिएट हो पाई। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर उभर रही थी तो फिर आखिर वो उस एंटी इनकम्बेंसी को और ज्यादा एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर पाई। उनका जो रोजगार देने का कि हर घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे, ये सारे लोक लुभावन वादे जो हैं वो तेजस्वी की फेवर में कुछ भी क्यों नहीं जाता दिख रहा है एग्जिट पोल्स में। उस फैक्टर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सौरभ के पास कुछ आंकड़े हैं। ये जो हम अभी आपको वोट वाइब के सर्वे में जाति का अरिथमेटिक दिखा रहे थे, वही मैं आपको स्क्रीन पर मैं एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि पूरा डेटा एक साथ आएगा तो आप उसको बेटर समझ पाएंगे। तो वोट वाइब कह रहा है सवर्ण वोट जो है 64% एनडीए की तरफ, 18.5% महागठबंधन की तरफ, जनसुराज की तरफ 8.5% और अन्य को 9.2%। इसमें कुछ भी ऐसा अविश्वसनीय सा नहीं लग रहा है। एनडीए की तरफ सवर्ण वोट जाएगा ही। जनसुराज की क्योंकि बहुत बात हो रही थी, खासकर ब्राह्मण वोट जो है वो थोड़ा उधर वो खींच रहे हैं, तो हो सकता है वही इसमें 8.4% में आपको जो है वो दिखाई देगा। और देख लीजिए बाकी सारे सब ग्रुप्स में जातियों के सबसे ज्यादा वोट आपको अपर कास्ट के जनसुराज को मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यादव वोट, इसकी भी हम बात कर रहे थे, तो 19.5% एनडीए, 74% महागठबंधन। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यादव वोट का उधर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर कुछ भी नहीं आया। लगभग 19-20% वोट आया है। इसके अलावा अगला ग्रुप अन्य ओबीसी ईबीसी, मतलब गैर यादव ओबीसी
और ईबीसी। इसमें 57.5% एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखता है, 23.2% महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें चूंकि बाकी सब छोटी छोटी गोलबंदियां करने की कोशिश की थी, मुकेश सहनी को भी लेकर के आए थे, आईआईपी गुप्ता जी वाली जो पार्टी है, वो सब के बावजूद आप देख रहे हैं दुगने से ज्यादा का अंतर है। अब ये 50% से ज्यादा आबादी वाले वोट वर्ग की बात मैं कर रहा हूं मदन जी, उसमें दुगने का अंतर है, 57.5% उधर और उधर 23% मात्र। इसके बाद दलित आदिवासी देखिए, दलित 20% है, आदिवासी कम है, लगभग 60% वोट एनडीए को जा रहा है दलित और आदिवासियों का, महागठबंधन को लगभग 32% का वोट। मुस्लिम आबादी का कंसोलिडेशन लगभग यादवों जैसा ही है महागठबंधन के पक्ष में 79%, इधर 12.3%। पिछली बार से कुछ बेहतरी जो अभी बता रही थी आपको प्राची भी कि मुस्लिम समुदाय में भी कोई नाराजगी जैसा नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बट ठीक है वो वहां बीजेपी की वजह से उधर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ एंटी पर से कहने के लिए नीतीश कुमार के लिए उनको भी नहीं मिलता है। तो ये कहानी है वोट वाइब में, जो उन्होंने अलग अलग सामाजिक वर्गों का रुझान जो है वो देखा। इसमें कोई भी चीज अगर आपको अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल लग रही हो या ये हजम नहीं होता तो बताइए। नहीं, मुझे तो लगता है सौरभ जी की एकदम बिल्कुल विश्वसनीय है, और जो बिहार को जानता है और जो बिहार के पैटर्न को जानता है, जैसे आप यादव का देख लीजिए, एकदम मतलब जिसको कहते हैं झुआ भर के आरजेडी को वोट दे दिया उन्होंने, और आरजेडी मतलब महागठबंधन। दूसरी तरफ आप सवर्णों का देख लीजिए, जिस अनुपात में यादवों ने 74% दिया है उनको, उस अनुपात में अगर सवर्णों को देखें तो 64% दिया, क्योंकि इस बार बात की जा रही थी कि कुछ भूमिहारों का मत और कुछ ब्राह्मणों का मत दूसरी पार्टियों को गया है, तो वो भी यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो वोट परसेंट ये वोट वाइब वाले ने दिखाया है, मोटे तौर पर मोटा मोटी ठीक है। अब आगे आपको दिखाऊंगा एक्सेस बाय इंडिया का सर्वे, प्रदीप गुप्ता जी का भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। लोग कह रहे हैं सर्वे के नाम पे थीसिस लिख दिया उन्होंने, सुनिए इतनी डिटेलिंग है उस सर्वे में। इसमें ना ये जो वोट मैं जोड़ रहा हूँ, ये 35-36% से ज्यादा नहीं जाएगा महागठबंधन, अभी जो आपने दिखाया। वोट वाइब वाला कह रहे हैं आप? हाँ, वोट वाइब वाला दोबारा डाल दीजिए। अगर आप उसको ठीक से निकालिए जातियों के आधार पर, तो ये 35-36% तक जाता है, 41 नहीं जा रहा। किसमें ये जैसे आप ओवरऑल जो टोटल आप अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए 14% जैसे आप यादव है, तो 14% से 80% गया है, तो 11-11.5% ये हो गया। मुसलमानों में से 80% चला गया, तो 17 में से 80 घटा दिया तो करीब करीब 13-13.5% हो गया। उसके बाद सब मिला लीजिए तो ये 34-35-36% ये उन्होंने कैसे जोड़ा है, क्योंकि आप कास्ट के जो जितनी संख्या है जनसंख्या, उसके आधार पर दलित का भी 31% उनको वोट मिल रहा है, और अन्य ओबीसी का जो 37-38% का ब्लॉक है उसमें भी 23% मिल रहा है, 1/4 उसमें भी मिल रहा है। कितना है ये भाई? 37% तो आबादी के अनुपात में देखना पड़ेगा। आबादी के अनुपात में भी आप तो अन्य ओबीसी तो महागठबंधन के लिए यही तो कहते हैं ना सर कि 32% से इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि एमवाई को अगर मिला दें तो ये 32% डेटा नजर आ रहा है, वो उसमें कास्ट का जो प्रोपोर्शन है उस हिसाब से शायद उसी हिसाब से डेटा है, और इसीलिए आपका जो कैलकुलेट होकर जो आ रहा है वो सेम नहीं आ पा रहा। अन्य ओबीसी और ईबीसी जो है ना, ये 36-37% का ब्लॉक है, उसमें भी 23%, 1/4 उसका भी है। तो आप देख लीजिए, उसको टोटल आप जोड़ेंगे तो ये जो वोट परसेंट मेरे हिसाब से ये करीब अवधेश जी ये कह रहे हैं कि जितना वोट वाइब बता रहा है वहां गठबंधन को, उतना एडअप नहीं हो रहा, उससे कम जो है आना चाहिए। नहीं हो जाएगा, क्योंकि अजीत जी आप इधर ही आ जाइए मेरे साथ, आपको मैं सर्वे की दुनिया की सैर कराता हूं। बताइए अब अगला डाल दीजिए जी। अब क्योंकि वो एक्सेस माई इंडिया वाला सर्वे है, उसका भी आप, क्योंकि अभी हमने जाति का गणित देखा वोट वाइब का, तो उनका भी जाति का ही डाल देते हैं ताकि आप थोड़ा हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ये देखिए, अब ये आ गया एक्सेस माई इंडिया का कास्ट वाइज वोट प्रतिशत। दलित वोट आप देखिए, दलित वोट सही, इधर ही आ जाए मेरे पास, आप इधर ही आ जाइए। दलित वोट जो है ये बता रहे हैं एनडीए को 49%, महागठबंधन 29%। ये थोड़ा कम दिखा रहे हैं दलित वोट वाइब से कम दिखा रहे हैं, वोट वाइब से ज्यादा दिखाया था। पिछड़ा वोट देखिए, ये कह रहे हैं 63% एनडीए, महागठबंधन 19%। ये बल्कि और ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं जी, ये ज्यादा दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं महागठबंधन को 90%, इधर 6%, वो लगभग 20% दिखा रहे थे। तो एनडीए को ये कह रहे हैं यादव वोट उतना नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना, 90% कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट। मुसलमानों से ज्यादा कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट महागठबंधन को लगभग 79% है, इधर 8% है, और यादव वोट वो कह रहे हैं 90% महागठबंधन को जाएगा।
सही कह रहे हैं सर वो। तो आप सहमत हैं इससे? नहीं, ये मतलब हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम लोग कल ये हम लोग के सामने आया था जब हम लोग शाम का आपके साथ बात कर रहे थे, तो ये 90% का हम लोगों ने आंकड़ा देखा था कि यादव कंसोलिडेशन। इस बार क्या 2 तरह का कंसोलिडेशन हुआ बिहार के चुनाव में, और ये हम लोग वहां घूमते हुए भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया। पहला तो ये कि यादव इसलिए कंसोलिडेट हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये रियल चांस है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। और फिर उन्होंने 53 सीटें भी दी, कैंडिडेट भी दिए उसी अनुपात में, तो इस वजह से कंसोलिडेशन यादव का हो रहा था कि उनको सीएम बना देना है। 90% तक? हाँ, मतलब 90% जाने में कोई हमको हैरानी नहीं है कि अगर इस परसेंट तक गया हो। अच्छा भाई 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो अनुमान ही है ना, ये अनुमान है। जो 1% कम हो सकता है 2-4% कम हो। और दूसरा कंसोलिडेशन सौरभ जी, इसमें जो आप मुस्लिम का देख रहे हैं, ये मुस्लिम का भी 80% कंसोलिडेशन बता रहे हैं, 79। हाँ, तो ये कंसोलिडेशन इसलिए है, ज्यादा इसलिए है, ये हम लोग दोनों फील कर रहे थे। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा था कि अगर एनडीए जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। नीतीश कुमार हो सकता है मुख्यमंत्री नहीं बने, या अगर बने भी तो थोड़े समय के लिए बने, तो उनको बीजेपी का सीएम बनने से रोकना था। तो ये जो मुस्लिम कंसोलिडेशन इतना इस मात्रा में दिख रहा है 79%, वो बीजेपी का सीएम रोकने के लिए दिख रहा है, और 90% यादव का जो दिख रहा है आपके हिसाब से दो परिस्थिति कौन सी है दोनों में से, या इनके कोई बीच की है? पिछला सर्वे ये कह रहा है कि यादव और मुसलमान भी कुछ हद तक वोट करेगा एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर, ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, इसमें भी किया ही है ना, 8% दिखा रहे हैं, जितना ही है ना ये तो। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि इस बार मुसलमान कैंडिडेट भी तो कम कर दिया नीतीश कुमार ने। पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे, इस बार 4 थे और सब हार गए। इस बार उन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए। तो जब मुस्लिम कैंडिडेट होता है और मुस्लिम बहुल इलाकों में होता है तो उसको अपने आप वोट मिलता है, उस वजह से ये कम हुआ। ओबीसी इसमें यादव नहीं, ओबीसी में पिछड़ा जो है वो अलग है, और अति पिछड़ा अलग है। हाँ, गैर यादव है 63%। ये पिछड़ा जो है, ये पिछड़ा है, इसमें कोयरी कुर्मी है मेनली, जो नीतीश कुमार की जाति है, सम्राट चौधरी की जाति है। कोयरी कुर्मी और ये दोनों मिलाकर के 7.5% के करीब है, 8% के करीब। और उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा है वैश्य का, जो पिछड़े में जुड़ता है, जो बाकी वैश्य अति पिछड़े में है। तो ये जो पिछड़ा का वोट है 9-10%, उसका 63% बता रहे हैं। ये कुल मिला के 9-10% ही होगा, ये ज्यादा होना चाहिए है। वो जो एकदम कमिटेड कास्ट था इस बार, कोयरी और कुर्मी, कुशवाहा और जो कुर्मी है, ये बिल्कुल टूटा नहीं है इस बार। इस बार इसका कंसोलिडेशन ज्यादा था कि 2 ही चेहरे। मैं जानना चाह रहा हूं, जिसको ये पिछड़ा जहां जो ये लिख रहे हैं गैर यादव, ये ओबीसी का टोटल आबादी में कितना प्रतिशत? 10% है। 10%। फिर अति पिछड़ा का कह रहे हैं 58%। हाँ, अति पिछड़ा का ये 58% कह रहे हैं। मुसलमान अलग निकाल के अगर कह रहे हैं, अलग निकाल तो ये अति पिछड़ा 26% है। 26% आबादी का 56% है, तो हिंदू अति पिछड़ा के 26% का 58%। ये थोड़ा कम लग रहा है हमको यहाँ। ये वोट ज्यादा होना चाहिए है। अति पिछड़ा का वोट भी इस बार ज्यादा पोलराइज हुआ है। जिस तरह से पिछड़ा कह रहे हैं ना, कोयरी कुर्मी पिछड़ा में है, वो जिस तरह से एनडीए के साथ पोलराइज हुआ, उसी तरह से अति पिछड़ा को। ईबीसी की कौन सी जातियां, अगर आप कुछ मुझे बता पाए? जैसे सबसे बड़ी जाति ईबीसी में जो 3 ही जाति है जिसकी आबादी 2% से ज्यादा है, जिसमें एक तो मल्लाह है, जिसको लेकर के इंडिया ब्लॉक में इतनी मारामारी हुई 2.86% का। उसके अलावा जो एक बड़ी जाति है वो लगभग 2.5-3% है, धानुक है। वो लगभग पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ होता है धानुक। तो 2 ही 3 जातियां हैं जो 2% से ज्यादा हैं। बाकी सारी जातियां जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं। मतलब टोटल 5 लाख, 10 लाख, 12, 80 जातियां हैं। 80 जातियां हैं, तो उसमें 2 ही या 3 जाति है जो 2% से ज्यादा है। लेकिन ये सभी बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। और एक डिजाइन के तहत नीतीश कुमार ने जाति गणना करके और इतना फ्रेगमेंटेशन कास्ट का जो किया है, वो इसके लिए किया है कि उसका नेता इमर्ज नहीं हो सका। उसमें एक तांती तत्मा के नेता आईपी गुप्ता इमर्ज हुए, और एक मल्लाह के नेता मुकेश सहनी इमर्ज हुए। बाकी सबके नेता नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी यहां हम हमेशा अति पिछड़ा में इसलिए ले आते हैं क्योंकि बिहार में ये एक प्रचार के तहत बताया गया कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करता है। और ये कुछ जिलों के हिसाब से हमने सीटें निकाली हैं, तो इनमें आप कुछ जो पॉइंट आउट आप करना चाहें? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सारे जिलों के नाम है। ऊपर जैसे अब ये कोई इसमें वो डिजाइन नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है, ये पहली 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वाल्मीकि नगर से होती है। अच्छा, ये नंबर वाइज है सब? तो ये उस तरह से नहीं है। वहां जाके खत्म हो जाएगा, फिर ये यहाँ रुक जाएगा, उसके आगे वो मिथिला हो गया, और फिर उधर आपका सीमांचल हो गया। ठीक है। तो वैसा कोई डिजाइन इस लाइन से जब आप वर्टिकल देखिएगा तब आपको डिजाइन। चलिए यहां से शुरू करते हैं, किशनगंज से। ये सीमांचल वाला का एरिया है। और इसमें जो ये किशनगंज है, इसकी ये सीटें हो गई आपकी बहादुरगंज, ठाकुरगंज,
किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी, ये 60%, 50% से ऊपर, 60% से ऊपर मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं। और ओवैसी की सीटें भी यही हैं। ओवैसी की सीटें भी इसी में है। ये अमौर सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल ईमान, वो अमौर से लड़ते हैं। ठीक है। तो वो पिछली बार जीते थे और बहुत ज्यादा वोट लेकर के जीते थे, उनको 91,000 वोट आया था। और लोकसभा चुनाव लड़े थे किशनगंज से तो 3,09,000 वोट आया था। तो ये अमौर है, कोचाधामन है, किशनगंज। अब किशनगंज में ये सब 60% से ज्यादा वाली सीटें हैं। इसमें इसी इलाके में, अब ये आइएगा तो अररिया और किशनगंज में, इसी इलाके में पिछली बार उनको वोट मिले थे, जो 4 सीटें मिली थी उसमें 3 संभवतः 3 सीटें इसी में हैं। हाँ, लेकिन क्या इस बार जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, जो आंकड़े हमने पहले भी देखे हैं, चाहे फिर वो वोट वाइब का सर्वे हो या फिर एक्सिस माई इंडिया का हो, जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो लगता नहीं कि इस बार एआईएम या फिर ओवैसी कुछ बहुत बड़ा फैक्टर या रोल यहाँ प्ले कर पाएंगे? नहीं है। अभी हमने मुस्लिम वोट के उसमें देखा लगभग 12% अन्य को मिला जी। तो वो अन्य में कौन है? अन्य में कोई दूसरा नहीं है। अन्य में सिर्फ एक कैंडिडेट है, कामरान। इसमें आपको नवादा जब आएगा तो दिखेगा, कामरान वो लड़ रहे हैं नवादा की गोविंदपुर सीट से, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनकी टिकट कटी थी। उनके अलावा दूसरा कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो उस इलाके के बाहर। तो एमआईएम ही है मेनली जिसको वोट मिलेगा। वोट काटेगा या फिर इतना बड़ा अंतर? क्योंकि पिछली बार कई सीटें ऐसी थी जहां 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 इस तरह के रेंज में आपने। ये बड़ा कंसोलिडेटेड है और वो उन्हीं सीटों पर उनका फोकस है। पिछली बार जिन सीटों पर जीते थे, और हम कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव ज्यादा पोलराइजेशन का चुनाव था, नरेंद्र मोदी को रोकने का चुनाव था। उसमें जब किशनगंज लोकसभा सीट पर 3,09,000 वोट ले अख्तरुल ईमान, तो इस बार कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं है जो अख्तरुल ईमान को अमौर में या बायसी में या कोचाधामन में उनके कैंडिडेट को वोट मिलने से रोक दे। वहां 3 कैंडिडेट मुस्लिम ही। अब किशनगंज एक छोड़ दिए जहां स्वीटी सिंह लड़ रही हैं बीजेपी से, तो बाकी सब जगह कैंडिडेट आपको हिंदू ही मिल जाएंगे, मुस्लिम ही मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को वोट देने में। मुसलमान उनका होगा या इनका होगा या उनका होगा, लोग उनको टिकट पर वोट दे देंगे। कुछ जो जानी पहचानी सीटें दिख रही है उनकी बात कर लेते हैं। जोकीहाट पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि वो तस्लीमुद्दीन इस इलाके के बड़े नेता माने जाते थे, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, भारत के कितनी बार एमपी हुए। वहां से उनके बड़े बेटे जो हैं सरफराज, वो लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट से, वो मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उनके छोटे भाई शाहनवाज लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। और इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी से मंजर आलम है, मंजर अहमद जो है वो भी लड़ रहे हैं। तो ये मेन लड़ाई दोनों भाइयों की है। वो अच्छा, जनसुराज यहाँ बड़ा प्लेयर है, यहीं पर एक प्लेयर है बड़ा। इस पूरे इलाके में एक सीट ऐसी है जो हम बार बार देख रहे हैं कि कोई करे 1 सीट या 2 सीट, उसमें अगर जीतने वाली सीट होगी तो ये जोकीहाट की ही सीट होगी। ठीक। झंझारपुर, झंझारपुर का इलाका जो मिथिला में आ जाए, ये सीमांचल से अलग हो गया, ये मिथिला में आ गया। यहाँ आकर के दूसरा समीकरण काम करता है, और यहाँ नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का समीकरण है, वो समीकरण झंझारपुर में काम करता है। यहाँ मुस्लिम वोट का वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। मुस्लिम एक ढाका सीट सुनी लग रही है बहुत इस चुनाव में। ढाका किधर? अच्छा, यहाँ शिवहर में। जी हाँ, ये जिला पूर्वी चंपारण है। शिवहर के अंदर तो ले आया गया। शिवहर एकमात्र ऐसा जिला जहाँ एक ही सीट है विधानसभा की। ये ढाका सीट इसलिए चर्चा में है, आपको इस सीट के बारे में हम बता दें कि इस सीट पर एक तो आरजेडी से फैसल रहमान लड़ रहे हैं, उनके पिता बड़े नेता थे मुसलमानों के, मोतियुर रहमान, वो लड़ रहे हैं। और डॉक्टर एलबी प्रसाद को जनसुराज ने यहाँ कैंडिडेट बनाया, जो वैश्य में तेली जाति से आते हैं। और एमआईएम का यहाँ हिंदू कैंडिडेट है जो राजपूत जाति से आते हैं। इसीलिए एमआईएम ने हिंदू कैंडिडेट। और वो सिर्फ हिंदू कैंडिडेट का मामला नहीं है, वो मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस हिंदू कैंडिडेट के भाई बगल की कंस्टिट्यूएंसी है मधुबनी, वहां से एमएलए हैं बीजेपी के। वो मधुबनी नहीं, वो नहीं, मधुबन शिवर के ठीक नीचे है मधुबन। यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री भी थे, वो एमएलए हैं राणा रणधीर सिंह। उनके भाई राणा रंजीत ढाका से चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से। इनके पिता सीताराम सिंह बड़े नेता होते थे बिहार के। तो रंजीत सिंह को राजपूत वोट हो सकता है मिल जाए, एलबी प्रसाद को तेली का वोट मिल जाए हो सकता है, और वहां से फिर उनके लिए संभावना बहुत आसान हो जाती है। पवन जायसवाल वहां नेता है, सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। तो ढाका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया ढाका में। ओके, एक जाले की सीट, जाले की सीट बड़ी विवाद की वजह से आपको ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि वहां से एमएलए हैं वो जीवेश मिश्रा जो मंत्री थे, उनको लेकर के एक बड़ी चर्चा रही। वो फिर नकली दवाई वाला मामला हुआ और उनको कई तरह की चीजें लेकर के वो, लेकिन ये फिर मिथिलांचल की सीट है जहां मैथिल ब्राह्मण या अति पिछड़ी जातियां, ये वोट वहां मैटर करता है, मुस्लिम वहां उस तरह से मैटर नहीं करता है उस। ठीक सर, अवधेश जी जो सीमांचल की जैसे अभी हम बात कर, आइए सर आइए, तो सीमांचल की बात कर रहे थे। 24 में से 12 सीट पिछली बार जो है ले गया, एनडीए ले गई थी। इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? नहीं, बड़ी वजह 2 थी, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम का दोनों की ओर जो कंसोलिडेशन, इसको आजकल ध्रुवीकरण कहते हैं, और एमआईएम ने वोट काटा था। एमआईएम ने वोट काटा था। यही 2 बड़े कारण थे। देखिए, मैं जितना समझा हूं बिहार को,
कि जितना मुसलमानों में पूरे एनडीए को लेकर एग्रेशन था कि अगर समाज में कोई वोट देगा तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, जो मैं घूम के देख रहा था, जो आक्रामकता थी, उसमें किसी के लिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो वो चाह के भी वोट दिया होगा, इसमें मुझे बहुत संदेह है। क्योंकि वोट देने के बाद उसके जीवन में शाम आता है कि बीजेपी को तो देना नहीं है, लेकिन जेडीयू और दूसरे में कोई मुस्लिम कैंडिडेट है वहां जा सकता है। इसलिए अगर 11-12% वोट भी है, हमारे दोनों मित्र कह रहे हैं कि हो सकता है, तो मुझे बहुत हैरत होगी कि मैं देख के आया हूं इस बार। हम नहीं कहे भाई 11-12%। बड़े मैं देख रहा था कि जहां नाम लीजिए, पहले तो नॉर्मल बात होती थी, वहां इतने हमलावर हो जाते थे सब। मेरे ख्याल से प्राची और दोनों ये लोग भी इसको बताएंगे। सीट दीजिएगा 4। तो मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार मुस्लिम वोट वन साइडेड मेजॉरिटी जाएगा, उसमें कहीं कोई नहीं है। एमआईएम को भी इस बार हो सकता है, ये बायसी कुछ ये सब जो बता रहे हैं इस बार मुझे नहीं लगता। एक निराशा थी जो मुस्लिमों में, जो एक चर्चा थी, एक निराशा इस बात को लेकर थी जो चर्चा शुरू में हुई, बाद में हालांकि धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। वो चर्चा इसी बात को लेकर थी जो ओवैसी ने कहा कि भाई हम 18% वाले हमें दरी बिछाने के लिए रखा जाएगा क्या। कुछ मुसलमान इस बात की चर्चा करते नजर आए, लेकिन वो वोट उधर देना चाहते हैं जो बीजेपी को हराए, और वो ताकत सिर्फ उन्हें महागठबंधन में नजर आती है, वो उन्हें ताकत जो है वो एआईएमआईएम में नजर नहीं आती है, इसीलिए वो कंसोलिडेट। और इसका दूसरा परिणाम है कि किशनगंज और पूर्णिया में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दलित हैं या आदिवासी है, जनजाति है, उनके सामने भी कठिनाई पैदा हुई होगी। और चुनाव आयोग के कारण ही वो संपूर्ण रूप से बिना भय के वोट डाले होंगे, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत भयानक होती है। और पप्पू यादव जिस ढंग से सक्रिय थे वहां अपने लोगों के साथ अपना वोट कराने में, तो अभी कोई क्षेत्र में जाएगा तो उसकी स्टडी होगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट सीमांचल का इसीलिए है एनडीए के लिहाज से कि आधी सीट जीता था एनडीए, बाकी कांग्रेस को मिली थी 7। आधी में से तो उसके बाद तो 5 सीटें एमआईएम को थी, 5 एमआईएम को थी। अगर ये चुनाव जो है 25-30 सीट के फासले वाला है, तो सीमांचल में भी ये लीड जो बीजेपी को मिली थी इंपॉर्टेंट है उसके लिए बहुत। तो अगर वहां और वो ओवैसी की बदौलत ही है, अगर तीसरे प्लेयर की बदौलत, इस बार भी सीमांचल बीजेपी के लिए बेहतर रहेगा और पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, मतलब आपको नहीं लगता जो बात अनंत जी कह रहे हैं, प्राची कह रही है, जो कंसोलिडेशन है मुस्लिम वोट बैंक का, वो आपको नहीं लग रहा? नहीं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि ओवैसी जो है वोट काट रहे हैं, वो जीतने वाला वोट नहीं काट रहे हैं। नहीं, मतलब मुस्लिम ये नहीं सोच रहे कि भाई इसको वोट खराब मत करो, पसंद है नेता हमें। होता है, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, लेकिन मैंने क्या हमेशा ये बात बोलता हूं कि मुसलमान का जब उम्मीदवार के रूप में चुनाव होता है किसी भी पार्टी में, तो ये नहीं देखा जाता कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी डिग्रियां लेकर आया समाज में, उसके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो कितना बड़ा वहां का दबंग नेता है जो समाज के ऊपर अपनी दबंगई दिखाता है। एकदम सीधा सा फंडा किसी भी पार्टी का निकाल। आपका तो बता दूं, सबका बता दिया अपने मेट्राइज नरोजी की एजेंसी ने 10% मुस्लिम वोट दिया है, तो हिंदुओं में भी होता है 10% वोट दिया है। 10% क्या 12% भी जा सकता है। ये देखिए जो अवधेश जी कह रहे हैं, उसमें जब खतरा नहीं दिखता है ना अवधेश जी, जब वहां कोई जोखिम नहीं है कि 3 कैंडिडेट हैं, और वैसी क्या कैंडिडेट टूट करके कहां गया है, आरजेडी में गया है, वैसी क्या कैंडिडेट टूट के बीजेपी में नहीं जा सकता है, जेडीयू में नहीं जा सकता है। इसलिए वहां ओवैसी को जिंदा रखना है मुसलमानों को, इस बात को आप समझिए। ओवैसी के साथ जो नौजवानों का वोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नौजवानों का वोट। इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी तो कोई आदमी अपने लिए वोट लेता है, लेता ही है, मुकाबला तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो एक फैक्टर रहता होगा ना। दूसरी बात जो कह रहे हैं मनोज जी, हमको इस बार थोड़ी समस्या वहां इसलिए लग रही है, 2 सीटों की चर्चा हम करेंगे मनोज जी, उस पर अपना देख लें उसमें रिजल्ट में। एक धमदाहा सीट है और एक रुपौली सीट है। धमदाहा सीट इसलिए क्योंकि पूर्णिया के जो एमपी थे जेडीयू के, वो लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट से, संतोष कुशवाहा, और वो इतने मजबूत हैं कि जब नीतीश जी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी तब भी वो जीते थे पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, वो आरजेडी से लड़ रहे हैं उस सीट पर, इसलिए एक समस्या है। दूसरी रुपौली सीट है, बीमा भारती जो जेडीयू की एमएलए थी वो छोड़ करके चली गई हैं आरजेडी में, और वहां शंकर सिंह निर्दलीय हैं। तो ये जो सीट है एनडीए की सीट थी पहले बीमा भारती वाली, तो रुपौली और धमदाहा के कारण हमको लगता है कि 12 से। देखिए ये रूट बिहेवियर है, गेस्ट सामने बैठे हैं, मैं उनके सर्वे का डिटेल ना दूं तो पूरा सर्वे बता देता हूं ना। आपने दिया 147 से 167 एनडीए। एक बात और कह देता हूं, आप जो अभी दिखा रहे थे सर्वे एक्सिस माई इंडिया का, उसमें एक दिलचस्प आंकड़ा है। हाँ बताइए। उसमें मल्लाहों वाला जो चंक है 4% का, मल्लाह केवट और ये सब लोग 4%, उसमें भी एक्सिस माई इंडिया कहता है कि 46% एनडीए को मिल रहा है, और 40 ही परसेंट मिल रहा है उसको, महागठबंधन को। तो अब मुकेश सहनी को लेकर जो इतना बड़ा वितान रचा गया था,
तो ये समझ लीजिए कि मल्लाहों और केवटों के भी जो केवट मल्ला 46% एनडीए है और महागठबंधन 40 है, ज्यादा इधर है भाई। 6% का अंतर वहां भी है, मल्लाहों में भी। तो ये जो माहौल बनाया जाता है ना कि सन ऑफ मल्लाह, तो मल्लाहों ने बता दिया है कि भाई सन ऑफ मल्लाह कौन है। नहीं, वो तो उनके साथ जो खेला कि आरजेडी वाले लोगों ने, उनके साथ जो जिस तरह का खेल हुआ, वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि बीच चुनाव में कोई व्यक्ति, आरजेडी के नेता इस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। एक तो उनको पहले 15 सीटें दी, उस 15 सीट में एक पर बेचारे की नॉमिनेशन कैंसिल हो गई, उनके एक कैंडिडेट भाई का टिकट कटवा दिया, एक उनके अपने सगे भाई को चुनाव से 2 दिन पहले, प्रचार बंद होने से पहले बैठा देना पड़ा। बाबू बरही से सीट वापस करा दी, गौड़ा बोराम में उनके भाई संतोष सहनी को बैठा दिया, और उसके बावजूद एक सीट पर अभी फ्रेंडली फाइट है। अच्छा, आप लड़ रहे हैं, आप खेला करिए तो बहुत बढ़िया, आरजेडी खेला करे तो ठीक नहीं। आपने डिप्टी सीएम बनवा लिया अपने आप को। कुछ राहुल जी ने पानी में उतार दिया। अच्छा, चले इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है। आज की रात बड़ी भारी है क्योंकि कल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया टीवी पर सबसे तेज, सबसे सटीक विश्लेषण आप देखेंगे। सुबह 6 बजे से लगातार हमारी महा कवरेज आप कल देखेंगे। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है।